दुकान के ससुराल में आई शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली बहू। लक्ष्मण जी, आज आप दुकान पर जाओ तो वहाँ के ग्राहकों को ये जरूर बता दीजिएगा कि दुकान 2-3 दिन के लिए बंद रहेगी। हाँ हाँ भाग्यवान, ये तुम्हें बोलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी वैसे, क्योंकि मैंने पहले से ही दुकान पर ग्राहकों को ये बता दिया है कि हमारे छोटे बेटे की शादी है, जिस कारण से कुछ दिनों तक दुकान बंद रहेगी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। बहू सुमन, जरा 2 कप चाय तो दे जाना, तुम्हारे ससुर जी को दुकान खोलने भी जाना है। जी माँ जी, आई मैं अभी लेकर। इसके बाद सुमन उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और दोनों सास ससुर मिलकर चाय पीते हैं और उसके बाद लक्ष्मण दुकान पर चला जाता है। दरअसल ये कहानी है सुजाता जी की, जो अपने पति लक्ष्मण और 2 बेटे विकास और विनय के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे विकास की शादी तो सुमन से हो गई थी और वो काफी ज्यादा संस्कारी थी। वहीं सुजाता का छोटा बेटा विनय नीलम नाम की लड़की से प्यार करता था। नीलम आज की एक मॉडर्न लड़की थी। उसके बावजूद भी दोनों के परिवार वाले उनकी एक दूसरे से शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो विनय, अब हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह दूं कि मैं तुम्हारे घर आने के बाद साड़ी वगैरह नहीं पहनने वाली। तुम्हें तो पता है ना कि मैं शुरू से ही मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ। हाँ हाँ बाबा, मैं समझ गया, लेकिन तुम भी तो मेरी बात थोड़ी सी रख लो। हाँ, कुछ दिनों तक तो तुम्हें साड़ी वगैरह पहनना ही पड़ेगा ना, वही रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। अरे उसके बाद तो तुम जैसी मर्जी वैसे कपड़े पहनना, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है? अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ दिनों तक तो साड़ी वगैरह पहन लूंगी। इस तरह कुछ दिनों बाद विनय और नीलम की एक दूसरे से शादी हो जाती है और नीलम बहू बन के अपने ससुराल आ जाती है। आइए देवरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से ये आपका भी घर हो गया है, क्यों, है ना माँ जी? हाँ हाँ बड़ी बहू। चलो नीलम बहू, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। ऐसा कहकर नीलम उस कलश को गिराकर अंदर की ओर आ जाती है। इसके बाद उसकी देवरानी उसको उसका कमरा दिखाती है। कमरा तो बहुत बढ़िया है जेठानी जी, लेकिन अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, क्योंकि शादी की वजह से मैं थोड़ा थक गई हूँ ना। क्या मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? क्यों नहीं देवरानी जी? ऐसा कहकर सुमन वहां से चली जाती है और वहीं नीलम आराम करने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और नीलम और विनय की सुहाग रात होती है। अगली सुबह। सुमन बहू, अभी तक छोटी बहू उठी नहीं क्या? आज उसकी पहली रसोई है, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? वो माँ जी, लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। कोई बात नहीं, मैं आज का चाय नाश्ता बना देती हूँ। हाँ हाँ बहू, आज का भी नाश्ता तू ही दे दे, वैसे भी मुझे दुकान पर जाना है। आज मैं पहले से भी बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। अगर मैं रोज रोज दुकान पर लेट जाने लगा तो ग्राहक बुरा मानने लग जाएंगे। हाँ, मुझे भी मार्केट जाना है सामान लेने के लिए। जी पापा जी, विकास जी अभी लाई। इसके बाद सुमन अपने सास ससुर और पति को नाश्ता दे देती है और लक्ष्मण और विकास नाश्ता करके अपनी दुकान जाने लगते हैं। कुछ समय बाद सुजाता की छोटी बहू नीलम अपने कमरे से बाहर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे बहू, गुड मॉर्निंग गया तेल लेने। तूने ये कौन सा ड्रेस पहना है? अरे अब तो इस घर की बहू है, कम से कम तुझे इतना तो समझ होना चाहिए कि तुझे तेरे ससुराल में क्या पहनना चाहिए। ओ मम्मी, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो आखिर कपड़े ही हैं। हाँ कपड़ा तो है, लेकिन तुझे इतना तो समझ में आ रहा होगा कि तू इस घर की बहू है। तूने अपनी जेठानी को भी तो देखा होगा, कैसी है वो, साड़ी पहनती है। देखिए मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैंने ये साड़ी पहनने का ठेका नहीं ले रखा। मैंने वैसे भी विनय को ये सब पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ आकर भी अपने हिसाब से ही कपड़े पहनूंगी। अरे छोटी बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? कुछ तो शर्म लिहाज कर। इस घर में तेरे ससुर और जेठ भी रहते हैं, कम से कम उनका तो तू ख्याल रख। और तू क्या इस नाइटी में अपनी पहली रसोई करेगी? हेलो सासू माँ, मैं ये कोई रसोई वसोई में नहीं जाने वाली हूँ। रही बात ससुर जी और जेठ जी की, तो वो तो अभी घर में नहीं है ना, वो लोग तो अपने अपने काम पर चले गए। चलिए इन बातों को छोड़िए और मेरे लिए नाश्ता लगा दीजिए। इस तरह नीलम किसी की भी एक नहीं सुनती और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर नाश्ता करने लगती है। ऐसे ही अब दोपहर का समय हो जाता है और वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं गांव में घूमने जा रही हूँ। बहू, घर की बात अलग थी, अब क्या तू गांव में ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी?
हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ देवरानी जी, आपको ऐसे कपड़े पहनकर गांव में नहीं जाना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता ये सब। अरे बस भी कीजिए आप दोनों, आप लोग तो मेरे आए हुए एक दिन नहीं हुए और आप लोग अपना हुक्म मेरे ऊपर चलाने की सोच रहे हो। आप दोनों साफ साफ सुन लीजिए, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली हूँ। ऐसा कहकर नीलम गांव घूमने के लिए चली जाती है, जहां कुछ औरतें नीलम को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे मेघा बहन, ये सुजाता की नई बहुरिया है ना, जो अभी कल ही आई है? अरे हाँ जीजी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो विनयवा की मेहरारू है। इसके तो सच में चाल लक्षण बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ बहन, सुजाता जी के तो भाग ही फूट गए जो उन्हें ऐसी बेशरम बहू मिली है। तभी नीलम वहां से गुजरते वक्त उनकी बातें सुन लेती है और उनसे कहती है, अरे ओ ओल्ड लेडी, क्या बोल रही हो तुम दोनों मेरे बारे में? कुछ नहीं, हम तो बस तुम्हारी तारीफ ही कर रहे थे कि तुम कितनी सुंदर हो। अच्छा ऐसी बात है, तो करिए करिए और तारीफ कीजिए। ऐसा कहकर नीलम वहां से चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद उसके ऊपर कुछ लड़के कमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाती है। ऐसे ही अब वक्त गुजरता है और शाम को सभी घर आ जाते हैं, जहां सुजाता अपने बेटे विनय को आज की पूरी घटना के बारे में बताती है। विनय बेटा, आज तो तेरी पत्नी ने हद ही कर दी। उसने तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू ही जाकर उसे बोल कि इस घर में ऐसे कपड़े वो ना ही पहने तो अच्छा है। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज देवरानी जी ने तो हद ही कर दी। वो तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमने निकल गई। क्या सच में नीलम ने ऐसा किया? ठीक है माँ, भाभी, आज इस बारे में नीलम से मैं बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। ऐसा कहकर विनय अपने कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो विनय की एक बात नहीं सुनती और कहती है, देखिए विनय जी, मैंने आपसे तो पहले ही कहा था कि मैं अपनी इस मॉडर्निटी को नहीं छोड़ूंगी और जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। पर नीलम समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ क्या विनय जी? देखिए, अगर आपको मेरा यहाँ रहना सही नहीं लग रहा है तो आप मेरे साथ मेरे मम्मी पापा के यहाँ चलिए। ये बात सुनकर विनय चुप हो जाता है और नीलम को कुछ भी नहीं बोलता। नीलम इसके बाद भी ऐसे ही गांव में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घुमा करती है और उसके ससुराल वाले उसे ऐसा करते हुए देखकर बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। कई बार उसकी सास और देवरानी उसे समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो किसी की बातें नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन नीलम गांव घूमते घूमते ससुर की दुकान पर पहुंच जाती है। पापा जी, मुझे 2-4 चिप्स के पैकेट दे दीजिए। मुझे गांव घूमते घूमते बहुत भूख लग गई है। सोचा कि जब पास में ही ससुराल की दुकान है तो मुझे कहीं और से खरीदने की क्या जरूरत। वो तो ठीक है बहू, पर तुम यहाँ कैसे और ये तुमने क्या पहन रखा है? देखिए पापा जी, मैं कोई यहाँ बहस नहीं करना चाहती। चुपचाप मुझे चिप्स का पैकेट दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। नीलम इस तरह से अपने ससुर के पास से एक चिप्स का पैकेट लेकर वहां से उन्हें पैसे दे देती है और आगे बढ़ जाती है। और आगे चलते चलते उसे कुछ लफंगे दिखाई देते हैं जो उसे देखकर काफी बातें कसने लगते हैं। यार क्या माल है यार ये। हाँ भाई, बिल्कुल कच्ची कली लग रही है। अरे वो छमक छल्लो, कहाँ चली? ऐसा मारूंगी ना तुम तीनों को कि जमीन में धूल चाटते दिखाई दोगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें हाथ लगाएगी? हैं? चलो दोस्तों, आओ इसे बताते हैं कि हम क्या चीज हैं। ऐसा कहकर वो तीनों गुंडे नीलम को एक पेड़ के पास ले जाते हैं और वो तीनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। नीलम उनके चंगुल से निकलने की बहुत कोशिश करती है और अपनी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वहां कोई भी उसकी मदद नहीं करने आता। तभी वहां से गुजरते हुए उसकी सास और जेठानी की नजर उसके ऊपर पड़ती है। माँ जी, वो तो देवरानी जी है। हाँ बहू, और वो लड़के उसे पकड़ रहे हैं। चल जल्दी चल, नीलम को हमें बचाना होगा कैसे भी करके। ऐसा कहकर दोनों सास बहू अपने हाथों में लिए डंडे से उन गुंडों की पिटाई करने लगते हैं और दोनों बहू और सास मिलकर उन गुंडों को बहुत मारती है और उन्हें मार मार कर वहां से भगा देती है। छोटी बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ देवरानी जी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? नहीं माँ जी, जेठानी जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन आज अगर आप दोनों सही समय पर नहीं आती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। बहू, इसी वजह से तो मैं तुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना करती थी। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे आप दोनों माफ कर दीजिए। आप दोनों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आप लोगों की एक नहीं सुनी। लेकिन मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। चल ठीक है बहू, अब तू रोना बंद कर। हाँ, और आज से ही आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। उस दिन के बाद से नीलम एक सीख लेती है कि वो संस्कारी बहू की तरह ही अपने ससुराल में रहेगी और अब वो साड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं पहनेगी। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे मोना, क्या हुआ तुझे? आज तेरी शादी है और तू है कि ऐसे मुंह फुलाकर बैठी है। जरा आईने में खुद को देख एक बार, देख तो सही, किसी परी से कम नहीं लग रही है तू। क्या फायदा परी दिखने का जब मेरी शादी एक लंगूर से हो रही है। पागल लड़कियां तो मरती है ऐसे लड़कों पर। क्या तुझे पता नहीं, तेरा होने वाला पति सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी। उसकी सरकारी नौकरी का क्या मैं अचार डालूंगी? देखा है कभी उसे ध्यान से? देखा है कितना मोटा है, और आंखों से भी वो मुझे महंगा लगता है। इससे अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड था, कितना ज्यादा हैंडसम और हॉट था। काश मेरी शादी उससे होती। चल ना यार, छोड़, पति ना से ही कम से कम उसके पैसों पर तो ऐश कर। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और मोना की सहेली माला मोना को लेकर नीचे आ जाती है। सारे रीति रिवाज के साथ मोना और आशीष की शादी हो रही होती है कि तभी मोना की नज़र उसके जेठ विजय पर पड़ती है। विजय को देखकर मोना काफ़ी हैरान रह जाती है। विजय दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और चार्मिंग होता है, जिसके चलते शादी में आई हर लड़की विजय को देख रही होती है। शादी के बाद सभी लोग नई दुल्हन को घर ले आते हैं। मोना की जेठानी सुरभि और सास सलोनी बड़े प्यार से मोना का गृह प्रवेश करते हैं। सुरभि मोना को कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर में मोना का पति भी कमरे में आ जाता है। आशीष जैसे ही मोना के करीब आने लगता है तो मोना उससे दूर हो जाती है। क्या हुआ मोना, क्या मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, मतलब ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर आशीष कमरे से बाहर चला जाता है। क्या मुसीबत है? मोना इतना बोल ही रही होती है कि तभी आशीष हाथों में ढेर सारी चॉकलेट्स, खाने पीने की चीजें, जूस, फ्रूट्स, मेडिसिन और एक हॉट बैग लेकर आता है। ये लो। ये सब क्या है? आई नो तुम्हें गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है और तुम मुझे बता नहीं पा रही, मैं समझ सकता हूँ। देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ गर्ल्स प्रॉब्लम में लड़कियों को इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। और यहीं सोफे पर मैं सो रहा हूँ, तुम आराम से बेड पर सो जाना, ठीक है? और कोई भी परेशानी हो तो मुझे जगा देना। आशीष जाकर सोफे पर सो जाता है। वहीं मोना बेड पर सो रही होती है, लेकिन रात भर मोना को अपने जेठ विजय के ख्याल आ रहे होते हैं। सुबह होते ही मोना जल्दी से उठकर तैयार हो जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए कलाकंद बनाती है। बहू, तुझे कलाकंद बनाने की क्या जरूरत थी? मामूली सी खीर बना लेती। सभी बहुएं अपनी रसोई की रस्म में खीर हलवा ही बनाती है, इसलिए मैं कुछ अलग बनाना चाहती थी। वैसे कलाकंद विजय को भी बहुत पसंद है, ये मुझसे आए दिन कलाकंद बनवाते रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। जेठ जी, ये लीजिए और खाइए कलाकंद। मोना कलाकंद परोसने के बहाने अपने जेठ विजय के हाथ को छूने लगती है, जिसे देखकर विजय कहता है, कोई बात नहीं मोना, मैं खुद ले लूंगा। अब छोटे छोटे बहानों से अपने जेठ विजय के करीब आने की कोशिश करने लगती है। मोना, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ घर पर ही रुक जाता हूँ। अरे नहीं, बस मामूली सा पेट दर्द है, दवाई खाकर आराम करूंगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप भाभी और माँ के साथ मंदिर चले जाइए, वरना उन्हें अकेले जाना पड़ेगा। आशीष, सुरभि, सोनाली तीनों मंदिर चले जाते हैं। विजय अपने ऑफिस के काम की वजह से घर में ही रहता है, जिसे देखकर मोना भी पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में रुक जाती है। मोना जल्दी से अपने घर में जाती है और एक सुंदर सी नाइटी पहनकर विजय के कमरे में आ जाती है और गेट बंद कर देती है, जिसे देखकर विजय कहता है, अब मोना, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और वो भी इस तरह? और तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? जो काम बंद दरवाजे में किया जाता है वो खुले में कैसे हो सकता है विजय डार्लिंग? मोना विजय के गले लगने की कोशिश करती है, जिसे देखकर विजय मोना को धक्का दे देता है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? पहले तो तुम्हें ये सब बहुत पसंद था,
मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना। अच्छा हुआ मैंने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे छोटे भाई की शादी तुमसे हो रही है, वरना मैं रिश्ता कभी भी नहीं होने देता। मुझे लगा था कि तुम बदल गई होगी, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो अभी भी। इतना कहकर विजय कमरे का गेट खोलता है और बाहर चला जाता है। विजय का ऐसा बर्ताव देखकर मोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगती है। सॉरी बेबी, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए आने में लेट हो गया। तुम्हें तो मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। आखिरकार तुमने समझ क्या रखा है मुझे? अरे मैंने तुम्हें सॉरी तो बोल दिया ना, और तुम भी तो मुझे कितना लेट करवाती हो। मैंने तो तुम पर आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। मैं लड़की हूँ, मैं तुम्हें वेट करवा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। मोना हर छोटी छोटी बातों पर विजय से बहुत ज्यादा लड़ती थी, जिससे विजय मोना के साथ अपने इस रिलेशनशिप से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसलिए अब वो इस रिलेशनशिप को खत्म करने की सोचता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाली और कोई नहीं मिलेगी, समझे तुम? जिसे तुम प्यार कहती हो ना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, और प्यार ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे साथ मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी लड़का खुश नहीं रह सकता है, समझी? विजय पल भर में मोना से रिश्ता तोड़कर अलग हो जाता है और कुछ ही वक्त बाद विजय की भी सुरभि से शादी हो जाती है। सुरभि से शादी के बाद विजय एक हंसी खुशी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि मोना उसके छोटे भाई की पत्नी बनने वाली है। तो उसे काफी ज्यादा हैरानी भी होती है, लेकिन विजय यही सोचकर चुप रह जाता है कि शायद अब मोना बदल चुकी होगी। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मोना, तुम्हें यही वाली साड़ी चाहिए थी ना? हाँ, लेकिन भाभी ये तो आपकी है। मेरे तुम्हारे से भला कोई फर्क है क्या? अब से ये साड़ी तुम अपने पास ही रखना। अगर मुझे पहननी होगी तो मैं तुमसे ले लूंगी। एक जेठानी होने के बावजूद भी सुरभि अपनी देवरानी मोना का अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है। उसे घुमाने ले जाना, उसके लिए नई नई चीजें लेकर आना, उसके हिस्से की भी घर के सारे कामों को कर देना। इतना सब कुछ करने के बाद भी मोना अपनी जेठानी के पति को उससे छीनने लगी थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, घर में कोई नहीं है क्या? हाँ? अरे कहाँ चले गए सभी लोग? सब बाहर गए हैं। मैं ऐसे दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब मुझे ये मौका मिलेगा। मोना विजय के करीब जाने की कोशिश करती है। कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। क्या तुम्हें रिश्तों की कोई भी मर्यादा नहीं पता? मर्यादा माय फुट। मैं जानती हूँ कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ, तो इतना ड्रामा क्यों? इतना कहकर मोना विजय को जबरदस्ती किस करने वाली होती है कि तभी वहां पर सोनाली, सुरभि और आशीष आ जाता है, जिसे देखकर मोना अब उनके सामने रोने का नाटक करती है। भाभी, आप आ गए। देखिए ना जेठ जी मेरे साथ क्या कर रहे थे। सुरभि प्लीज बिलीव मी, ये झूठ बोल रही है। भाभी, मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ ना। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मोना की बात सुनकर सुरभि उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाओगी और मैं इसे सच मान लूंगी? हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है। तुम्हारे बारे में तो मुझे विजय ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं ही ये समझती रही कि शायद अब तुम बदल चुकी हो, लेकिन तुम तो नागिन निकली। मोना, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अरे जिसने प्यार जैसे रिश्ते को कभी समझा ही नहीं, वो एक अच्छी बहू, पत्नी, बहन और देवरानी का रिश्ता क्या निभाएगी? ये तो किसी रिश्ते के लायक नहीं है। तुम जैसी लड़कियां तो औरत जात के नाम पर कलंक हो। खुद से ज्यादा खुद को प्यार करने वाले पति की आंखों में आंसू देख और साथ ही सभी की ऐसी बातें सुनकर आखिरकार मोना को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो सबसे माफी मांगती है। आशीष, मैं सबसे बड़ी तुम्हारी कसूरवार हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आशीष। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने इसके बदले में सिर्फ तुम्हें धोखा दिया। भाभी, आप तो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, लेकिन मैं तो आपके ही पति को छीनने चली थी। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो आप सब लोग मुझे माफ कर देना। मोना की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब आशीष, मोना इस घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं
और अब दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग रहते हैं और सिर्फ तीज त्योहारों पर ही एक दूसरे से मिलते हैं और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते